किसी भी थर्मोकपल का बेसिक प्रिंसिपल सीबेक इफेक्ट कहलाता है। अगर किसी कंडक्टर को किसी थर्मल ग्रेडियंट के अक्रॉस एक्सपोज कर दिया जाए तो उसमें एक वोल्टेज जनरेट होती है। थर्मल ग्रेडियंट कुछ यूं समझा जा सकता है कि कंडक्टर के एक हिस्से के ऊपर डिफरेंट टेम्परेचर हो और दूसरे हिस्से के ऊपर डिफरेंट टेम्परेचर हो। जैसा कि देखा जा सकता है कि यहाँ पर दो कंडक्टिंग वायर्स ली गई हैं, ए और बी, और उनके दोनों एंड्स को आपस में जोड़ दिया गया और जंक्शंस बना लिए गए T1 और T2। T1 के ऊपर एक टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है जो कि T2 वाले टेम्परेचर से मुख्तलिफ है। तो इस सूरत हाल में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की जानिब, तो लिहाजा करंट जनरेट होगा और एक फोर्स्ड वोल्टेज जनरेट होगी जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, यानी कि ईएमएफ कहा जाता है। ये सारा इफेक्ट सीबेक इफेक्ट कहलाता है। ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनती है यानी कि फोर्स्ड वोल्टेज, वो इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, यानी कि ईएमएफ बराबर है इंटेग्रल ऑफ क्यू ए माइनस क्यू बी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और T1 से T2 इसके लिमिट्स हैं। T1 और T2 जैसा कि हम देख चुके हैं जंक्शन टेम्परेचर्स हैं। उसके अलावा QA और QB थर्मल ट्रांसपोर्ट कोएफिशिएंट्स हैं इन दोनों मेटल्स के। जिस मेटल का QA ज़्यादा होगा वो ज़्यादा तेज़ी से हीट एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएगा, और हम ये सपोज कर लेते हैं कि QB उस मेटल का या उस कंडक्टर का थर्मल ट्रांसपोर्ट कोएफिशिएंट है जो कि हीट को देर से एब्जॉर्ब करता है और उसके जवाब में देर से गर्म होता है। तो इस इंटीग्रल के अंदर QA माइनस QB को कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट किया जाए, अल्फा ले लिया जाए, और उसके अलावा इंटीग्रल को अगर सॉल्व किया जाए विद रिस्पेक्ट टू T तो वो T बन जाता है और T की लिमिट्स T2 माइनस T1। तो लिहाजा ईएमएफ का फॉर्मूला अल्फा मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T1। तो अल्फा यहाँ पर वो फ्रैक्शनल चेंज होगा या वो फ्रैक्शनल राइज होगा वोल्टेज में, जो कि एक टेम्परेचर के यूनिट चेंज की वजह से वाक़या होगा। इसके यूनिट्स वोल्ट्स पर केल्विन में लिए जाते हैं। यहाँ पे सीबेक ईएमएफ मालूम करने को कहा गया। अल्फा 50 माइक्रोवोल्ट्स पर डिग्री सेल्सियस दे दिया गया और जंक्शन टेम्परेचर्स 20 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। ईएमएफ मालूम करने के लिए ईएमएफ का फॉर्मूला और उसके अंदर ये दी गई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ईएमएफ 4 मिलीवोल्ट्स। थर्मोकपल को प्रैक्टिकली कुछ यूं अरेंज किया जाता है कि जिस जंक्शन के ऊपर टेम्परेचर मेजर करना होता है उस जंक्शन को हम TM से जाहिर कर देते हैं, यानी कि ये जंक्शन उस विसिनिटी में रखा जाएगा जिस विसिनिटी का टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है। और इसी तरह से जो दूसरा जंक्शन है यहाँ पर वो कुछ मॉडिफाई कर दिया गया। पहली फिगर में आपने देखा कि एक क्लोज लूप की फॉर्म में मेटल्स A और B लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पर क्लोज लूप की फॉर्म में नहीं है। चूंकि वो एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए था, तो मोर प्रैक्टिकल पर्पसेस की तरफ जाएं तो जो मेटल A है वो देखा जा सकता है कि एक और मेटल C के साथ जंक्शन बना रहा है। इसी तरह से मेटल B भी उसी दूसरे एक मेटल C के साथ एक जंक्शन बना रहा है। अब ये जो जंक्शंस बन रहे हैं बिटवीन A एंड C एंड बिटवीन B एंड C, इन जंक्शंस को रेफरेंस टेम्परेचर के अंदर रखा जाता है।
यानी कि उस जगह पे रखा जाता है जिस जगह के टेम्परेचर को एज अ रेफरेंस टेम्परेचर लिया जा रहा हो ये सारी मेजरमेंट्स करने के लिए। तो याद रहे कि रेफरेंस टेम्परेचर यहाँ पर प्रोवाइड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टेम्परेचर का ग्रेडियंट बनाना रिक्वायर्ड है, यानी कि एक एंड पे कम होना चाहिए टेम्परेचर और दूसरे एंड पे टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सी बैक ईएमएफ जनरेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये जो सी कंडक्टर देखे जा रहे हैं ये वायर्स की फॉर्म में होते हैं। इनके आगे मेजरमेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर के सर्किट्स लगाए जा सकते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के सर्किट्स की ज़रूरत इस वजह से पड़ती है कि एक तो यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट हो रही है उसके नतीजे में मेटल ए में फ़र्ज़ किया कि ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होगा, ज़्यादा पोटेंशियल जनरेट होगा, और मेटल बी वाली साइड पे कम पोटेंशियल जनरेट होगा। तो इन दी एंड हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए होगा जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वो पोटेंशियल डिफरेंस एक बहुत ही छोटी सी वोल्टेज की फॉर्म में आएगा, गालिबन मिली वोल्ट्स में होगा। तो लिहाजा उसको एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर की जरूरत होगी, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो जैसा कि मैंने बताया कि टी एम वाला जंक्शन वो जंक्शन है जिसको आप उस जगह पर लगाएंगे जिस जगह का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, और एक जो रेफरेंस टेम्परेचर होगा जो कि ए सी और बी सी जंक्शंस के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा वो नोन टेम्परेचर होगा। कोई सा भी नोन टेम्परेचर हो सकता है, पिक कर सकते हैं। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ी देर में आएगी। अब जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा एट द एंड्स ऑफ दिस अरेंजमेंट, जो कि सी के दो कॉन्टैक्ट्स बनते हैं मेटल सी के, तो वो वोल्टेज, वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेजर्ड टेम्परेचर के और रेफरेंस टेम्परेचर के दरमियान के डिफरेंस के। यानी कि जितना मेजर्ड टेम्परेचर और रेफरेंस टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही ये सी बैक ईएमएफ या इन दो कॉन्टैक्ट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी ज़्यादा होगा। अगर रेफरेंस टेम्परेचर उस टेम्परेचर से कम होगा जो कि हम मेजर करना चाहते हैं, तो उस सूरत हाल में जो इस अरेंजमेंट की, इस थर्मोकपल की आउटपुट होगी वो पॉजिटिव होगी, अदरवाइज नेगेटिव होगी अगर ये रेफरेंस टेम्परेचर मेजर्ड टेम्परेचर से बड़ा होगा। तो थर्मोकपल की कुछ टाइप्स हैं जिनको स्टैंडर्ड के तौर पे यूज किया जाता है। इस टेबल में जे टाइप, टी टाइप, के टाइप, ई टाइप, एस टाइप और आर टाइप के थर्मोकपल्स देखे जा सकते हैं, और उनके मटेरियल्स के नाम भी टेबल में मौजूद हैं और साथ में उनकी रेंजेस हैं। हर थर्मोकपल का डिफरेंट बिहेवियर होता है। टेम्परेचर बढ़ने के एतबार से जो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है उसका कर्व हर टाइप के थर्मोकपल का अपना होता है, डिफरेंट होता है। तो थर्मोकपल के लिए कुछ टेबल्स बना दिए गए हैं जिनमें वोल्टेजेस दे दिए गए हैं और उनके हिसाब से जो टेम्परेचर्स बनते हैं वो दे दिए गए हैं, या जो टेम्परेचर्स हैं उनके हिसाब से जो वोल्टेजेस बनते हैं वो दे दिए गए हैं। ये टेबल्स रेडिली लिटरेचर में मौजूद हैं और इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं। ये टेबल्स रेफरेंस टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस मानकर उसके लिए बनाए गए हैं। तो टाइप जे का टेबल
आपके सामने है। इस टेबल के अंदर जो पहला कॉलम है वो मेजर्ड टेम्परेचर को जाहिर कर रहा है। ये जो एरिया जिसके ऊपर ग्रीन कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है, इसके अंदर मेजर्ड वोल्टेजेस हैं जो कि इन टेम्परेचर्स के हिसाब से हो सकते हैं, और ये मिली वोल्ट्स में होते हैं। उसके अलावा ये जो ऊपर वाली रो है ये इंक्रीमेंटल रो है। तो इसको इस्तेमाल कुछ यूँ किया जाता है कि जैसे अगर हम 110 डिग्रीज के ऊपर सी बैक EMF का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है वो निकालना चाहें, तो 110 के हिसाब से पहले कॉलम में देखा जाए तो फोर्थ नंबर पे 100 है, और इंक्रीमेंटल रो में सेकंड नंबर पे देखा जाए तो 10 है। तो ये मिलकर 110 बनता है। तो इस हिसाब से नीचे जाकर फोर्थ रो और सेकंड कॉलम में ये चीज़ देखी जाए तो इसके वोल्टेज 5.81 मिली वोल्ट्स निकलते हैं। थर्मोकपल के कुछ फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज की ज़रूरत इस वजह से पड़ती है कि बाज़ औक़ात तो वोल्टेज की ऐसी वैल्यू रिसीव हो जाती है जो कि इस टेबल में मौजूद नहीं होती। तो ये मेजर्ड टेम्परेचर का फॉर्मूला है कि अगर एक वोल्टेज लेवल हमें मिला है जो कि उस टेबल में मौजूद नहीं है, हम उसके हिसाब से कुछ वैल्यूज़ टेबल में से नोट करते हैं, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और टेम्परेचर आ जाता है मेजरमेंट जंक्शन का। इसी तरह से अगर हम मेजर्ड वोल्टेज मालूम करना चाहें और उस पर देखना चाहें कि पॉसिबल टेम्परेचर क्या हो सकता है, तो उसके लिए फॉर्मूले को रीअरेंज किया जा सकता है, और फॉर्मूला रीअरेंज करके VM की हालत में ये बनेगा। तो कहा जाता है कि एक के टाइप के थर्मोकपल की मदद से 23.72 मिली वोल्ट्स मेजर किए गए हैं थर्मोकपल की आउटपुट के ऊपर, और जो टेम्परेचर रेफरेंस यहाँ पर लिया गया वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो कहा जाता है कि मेजरमेंट जंक्शन का टेम्परेचर निकालें। तो सिंपली इसके टेबल में देखते हैं। तो टेबल में देखा जाए तो मेजर्ड वोल्टेज 23.72 मिली वोल्ट्स एग्जैक्टली मौजूद नहीं है, या तो 23.63 मिली वोल्ट है या 23.84 है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पर ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। एक वैल्यू इस मेजर्ड वोल्टेज से कम है और एक वैल्यू इस मेजर्ड वोल्टेज से ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत हाल में जो वैल्यू इससे कम है उसको 23.63 जिसको हमने लिखा हुआ है उसे हम VL कह देते हैं, और इसी तरह से जो हायर वैल्यू है जो उससे थोड़ी सी बड़ी है, नेक्स्ट हायर वैल्यू, उसको हम VH यानी कि 23.84 मिलीवोल्ट्स कह देते हैं। और इस हिसाब से इनके जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स बनते हैं इस टेबल के ऊपर देखने से वो 570 डिग्रीज और 575 डिग्रीज बनते हैं। तो जैसा कि ये टेबल में देख सकते हैं कि 550 जो कि लास्ट वैल्यू है पहले कॉलम के अंदर, इसके अंदर अगर 20 ऐड करें तो 570 बनते हैं। तो 20 वाले कॉलम में और 550 वाली रो में देखें जाकर तो 23.63 लाई कर रहा है, इसको हमने VL कह दिया। और इससे अगली वैल्यू जो कि 5 डिग्री के फर्क के ऊपर थी
23.84। तो देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान कोई वैल्यू लाई नहीं कर रही इस टेबल के अंदर, यानी कि 23.72 यहाँ पर नहीं है। तो इन दोनों वैल्यूज़ की जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर वैल्यूज़ हुई वो 20 प्लस 550 यानी कि 570, और इसी तरह से 25 प्लस 550 यानी कि 575। तो इस टेम्परेचर को मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो अगर यहाँ पर लगाया जाए और उसके अंदर VH, VL की और इसी तरह से TH, TL की वैल्यूज़ इस फार्मूले में ला दी जाएं, सब्स्टिट्यूट की जाएं, तो ये मेजर्ड जंक्शन का टेम्परेचर 572.1 डिग्री सेल्सियस बनता है। तो यहाँ पे एक जेट आयत थर्मोकपल है जिसकी मदद से नेगेटिव 172 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेजर करना है। 0 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। पूछा ये जा रहा है कि इसके ऊपर वोल्टेज कितना मिलेगा। तो अब चूंकि ये टेम्परेचर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में होने की वजह से टेबल को डिफरेंट तरीके से रीड करना पड़ेगा। तो इसमें अब कुछ यूं है कि जब नेगेटिव में टेम्परेचर को रीड किया जाएगा तो पहले कॉलम के अंदर जो नेगेटिव वाली वैल्यूज हैं सिर्फ उनको देखा जाएगा। उसके साथ साथ जो ऊपर वाली रो बनती है यानी कि इंक्रीमेंटल रो बनती है उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी उनको भी नेगेटिव में कंसिडर किया जाएगा, यानी कि ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 ये सारी की सारी नेगेटिव में कंसिडर होंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव 155 के ऊपर वोल्टेज देखना दरकार है तो नेगेटिव 150 कॉलम में जो सबसे पहली वैल्यू है और इसी तरह से जो इंक्रीमेंटल रो में सेकंड वैल्यू बनती है 5, तो ये नेगेटिव 155 बनेगा जिसके ऊपर नेगेटिव 6.66 मिली वोल्ट्स का वोल्टेज होगा। तो वापस आते हैं सवाल की तरफ। तो यहाँ पर नेगेटिव 172 डिग्री सेल्सियस है, तो देखते हैं कि ये टेबल में कहाँ पर लाया करता है। तो नेगेटिव 172 डिग्री इस टेबल के अंदर कहीं पर भी लाया नहीं करता, बल्कि ऐसा सिनेरियो बना है कि ये दो वैल्यूज के दरमियान की कोई वैल्यू है। तो वो दो वैल्यूज क्या बनती हैं तो देखा जाए तो नेगेटिव 150 के अंदर अगर 20 ऐड कर दिया जाए तो ये नेगेटिव 170 बनता है, और अगर 25 ऐड कर दिया जाए तो ये नेगेटिव 175 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव 172 इनके दरमियान की वैल्यू है। तो नेगेटिव 150 प्लस 20 यानी कि -20 हो गया, तो ये नेगेटिव 170 डिग्रीज बनेगा। इसके ऊपर का जो वोल्टेज है वो नेगेटिव 7.12, और इसी तरह से नेगेटिव 150 -25 ये नेगेटिव 175 बनेगा, और इसके ऊपर जो वोल्टेज वो नेगेटिव 7.27, और एक वोल्टेज को हमने VL कह दिया और दूसरे को हमने VH कह दिया, और इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव 170 डिग्रीज TL हो गया और नेगेटिव 175 डिग्रीज TH हो गया। तो नेगेटिव 172 डिग्रीज के ऊपर मेजर्ड वोल्टेज निकालने के लिए अब मेजर्ड वोल्टेज का फॉर्मूला लगाते हैं। मेजर्ड वोल्टेज के फॉर्मूले में VH, VL, TH, TL की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो मेजर्ड वोल्टेज नेगेटिव 172 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नेगेटिव 7.18 मिली वोल्ट्स बनता है। ये जो थर्मोकपल के टेबल्स हैं इनको रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मान के बनाया गया है, यानी कि जो जंक्शन रेफरेंस टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है उसके ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करके ये सारे टेबल्स बनाए गए हैं।
अब अगर ऐसा हो जाए कि रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए तो उस सूरत हाल में क्या किया जा सकता है? उस सूरत हाल में भी ये जो एग्जिस्टिंग टेबल्स हैं 0 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस वाले, इन्हीं को ही इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन वोल्टेज में थोड़ा सा शिफ्ट आ जाएगा। वो शिफ्ट क्या आएगा? अगर ये चीज रिकॉल की जाए कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड मेजरमेंट जंक्शन टेम्परेचर, यानी टीएम और टीआर के दरमियान जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही ये आउटपुट वोल्टेज जो है ये भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेफरेंस टेम्परेचर बढ़ जाता है, अब जो मेजरमेंट टेम्परेचर है उसके दरमियान और रेफरेंस टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस कम रह जाएगा। यानी कि अगर फर्ज कर लिया जाए कि अगर मेजर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और रेफरेंस टेम्परेचर जहां पहले 0 डिग्री सेल्सियस था अब उसको बढ़ा के 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो अब डिफरेंस पहले के निस्बत जो कि 20 डिग्री सेल्सियस बनता था 17 डिग्री सेल्सियस रह गया। तो ये डिफरेंस कम रह गया। तो इस डिफरेंस के कम होने की वजह से आउटपुट वोल्टेज भी कम होना चाहिए। तो क्या करेंगे कि जो टेबल के अंदर वैल्यू मौजूद होगी 0 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस के लिए, उस वैल्यू में से एक अप्रोप्रिएट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा एक्चुअल वोल्टेज हासिल करने के लिए, अगर ये रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। तो फर्ज ये कर लेते हैं कि 400 डिग्री सेल्सियस को मेजर करना है जे टाइप थर्मोकपल के साथ और 30 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस के ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 400 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस वाले रेफरेंस के साथ जो जे टाइप टेबल है उसके अंदर लुकअप करेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग वोल्टेज देखेंगे। तो टेबल के अंदर जब हमने देखा तो 0 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस के ऊपर 400 डिग्री सेल्सियस के एतबार से जो आउटपुट वोल्टेज बनती है वो 21.85 मिली वोल्ट्स है। दूसरा स्टेप अब यह होगा कि जो रेफरेंस टेम्परेचर हमारा रिक्वायर्ड है, यानी कि 0 के बजाय अब जो 30 डिग्री सेल्सियस है उसको लिया जाएगा और उसके एतबार से जे टाइप टेबल के अंदर वोल्टेज की वैल्यू को नोट कर लिया जाएगा। यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो वोल्टेज की वैल्यू बन रही होगी 0 डिग्री सेल्सियस के रेफरेंस के साथ, वो लिख ली 1.54 मिली वोल्ट्स। तो अब वो वोल्टेज जो कि हमें चाहिए 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो किस तरह से निकाली जाएगी? उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला ये होगा कि जो 0 डिग्री सेल्सियस के रेफरेंस के साथ हमने 400 डिग्री सेल्सियस की वोल्टेज निकाली, उसमें से 0 डिग्री सेल्सियस के रेफरेंस के साथ जो हमने 30 डिग्री सेल्सियस की वोल्टेज निकाली वो माइनस कर देंगे। यानी कि 21.85 में से सिंपली 1.54 माइनस करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 20.31 मिलीवोल्ट्स बनेगी, जो कि 400 डिग्री सेल्सियस के एतबार से बनती है जब रेफरेंस 0 की बजाय 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए। तो आपने देखा कि ये आउटपुट वोल्टेज जो बनी ये पहले की निस्बत कम है, यानी पहले 21.85 थी, अब 20.31 है। तो इसकी रीज़न यही है कि 400 और 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान का जो डिफरेंस है वो कम है एज कंपेयर्ड विद जो डिफरेंस है 400 और 0 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। तो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन कुछ यूं ली जा सकती है कि 23.9 डिग्री सेल्सियस
का रेफरेंस है और एक के टाइप थर्मोकपल को इस्तेमाल किया गया है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब वो टेम्परेचर अननोन है, उसके हिसाब से हमें एक वोल्टेज रिसीव हुआ थर्मोकपल की आउटपुट पे, वो 35.56 मिली वोल्ट्स। तो पूछा गया है कि टेम्परेचर की वैल्यू बताएं। तो इस हिसाब से जो 23.9 डिग्रीज सेल्सियस रेफरेंस के ऊपर वोल्टेज हमें रिसीव हुआ है वो 35.56 मिली वोल्ट्स। अब देखा जाए तो हमारे पास जो टेबल मौजूद हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस के साथ हैं, तो उस लिहाज से अब हमें कन्वर्जन्स करनी पड़ेंगी। तो 23.9 डिग्री सेल्सियस को अब हम 0 डिग्री सेल्सियस के रेफरेंस वाले के टाइप थर्मोकपल के टेबल में लुकअप करेंगे और उस हिसाब से हम देखेंगे कि वोल्टेज कितनी बनती है। लेकिन बात कुछ यूँ है कि 23.9 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस वाले के टाइप थर्मोकपल के टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये दो वैल्यूज के दरमियान में लाया करता है। एक 20 डिग्री सेल्सियस है, एक 25 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर टेबल अब आपको नहीं दिखाया जाएगा, वो आप अपने डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज़ के लिए कहीं से भी निकाल के सामने रख सकते हैं, जैसे कि किताब में भी दिया हुआ है और इंटरनेट पे भी रेडिली अवेलेबल है, तो वहाँ से आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल वक्त को बचाने के लिए इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 20 डिग्रीज और 25 डिग्रीज के दरमियान में लाया करती है 23.9 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से अगर टेबल में वोल्टेज देखा जाए तो वो 0.8 मिली वोल्ट्स बनता है, और इसी तरह से 25 के हिसाब से देखा जाए तो 1 मिली वोल्ट बनता है। तो यहाँ से हमारे पास VL 0.8 और VH 1 मिली वोल्ट, इसी तरह से TL 20 डिग्री सेल्सियस और TH 25 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूले की ज़रूरत हमें पड़ गई, तो हमने यहाँ पर मेजर्ड वोल्टेज का फॉर्मूला लगाया और मेजर्ड वोल्टेज का फॉर्मूला के हिसाब से हमने ये सारी की सारी वैल्यूज़ यानी कि TL, TH, VH और VL इस फॉर्मूले में लगाई, तो हमें 23.9 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 0.96 मिली वोल्ट्स मिल गए जब रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। अब बेसिकली ये वो शिफ्ट है जो कि हमने किसी वैल्यू में देनी है, बल्कि किसी वैल्यू में क्या देनी है, जो ऊपर वाली वैल्यू है मेजर्ड वोल्टेज की 35.56, इसमें ये शिफ्ट हमने देनी है। तो देखते हैं कि ये कैसे दे सकते हैं हम। तो मेजर्ड वोल्टेज जैसा कि हमने एक स्लाइड्स पहले देखा, इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। यानी कि एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर के ऊपर जो वोल्टेज आप निकालना चाह रहे हैं, जिसका रेफरेंस 0 डिग्रीज सेल्सियस नहीं बल्कि 23.9 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बराबर होगा उस मेजर्ड वोल्टेज के जो कि उसी सेम टेम्परेचर के ऊपर की गई है लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस के साथ, और उसमें से आप माइनस कर दें अगर 23.9 डिग्री सेल्सियस जो कि रेफरेंस बनता है उस वैल्यू का जो कि आप निकालना चाह रहे हैं, तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस के अंदर लुकअप करके, या जो फॉर्मूले से अभी हमने वैल्यूज निकाली वो, तो ये वो शिफ्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो एक वैल्यू में से निकालनी पड़ती। तो अगर इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया जाए, चूँकि हमारे पास ये जो फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है VTM एट 23.9 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस, ये मौजूद है,
तो जो हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं वो ये राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है VTM एट 0 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस, ये निकालना चाह रहे हैं और फिर इसकी मदद से हम वो टेम्परेचर निकालेंगे। तो यहाँ से रीअरेंज करते हैं, तो अगर ये V ऑफ 23.9 डिग्री सेल्सियस दूसरी साइड पे चला जाए, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए, तो इक्वेशन कुछ यूँ बन जाती है। इसके अंदर अगर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया जाए तो वो वाली वैल्यू जो कि हमें गिवन थी यानी कि 35.56, उसके अंदर अब हम 23.9 डिग्री सेल्सियस को ऐड करेंगे। तो हमारे पास इस वोल्टेज की अब वो वैल्यू आ गई जो कि 0 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस के ऊपर होगी। तो सिंपली अब हमें करना ये है कि इस वोल्टेज की वैल्यू के ऊपर जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर की वैल्यू बनती है वो निकाल लें। इस वैल्यू को टाइप के 0 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस वाले टेबल के अंदर लुकअप करें, उस हिसाब से देखा जाए तो ये वोल्टेज भी टेबल में मौजूद नहीं होगी। तो लिहाजा इसके लिए भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि मेजर्ड टेम्परेचर का फॉर्मूला। तो टेबल से देखा जाए तो 36.52 मिलीवोल्ट्स जो कि अभी हमने निकाले, ये 36.35 मिलीवोल्ट्स और 36.55 मिलीवोल्ट्स के दरमियान लाया करते हैं। 36.35 मिलीवोल्ट्स 875 डिग्रीज के ऊपर है और 36.55 मिलीवोल्ट्स 880 डिग्रीज के ऊपर है। तो लिहाजा यहाँ से VL 36.35 मिलीवोल्ट्स और TL 875 डिग्रीज और इसी तरह से VH 36.55 और TH 880 डिग्रीज निकला। T के फॉर्मूला में इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया जाए, TH, TL, VH, VL, तो T हमारे पास 879.3 डिग्री सेल्सियस बनता है। तो ये वो टेम्परेचर है जो कि हम मालूम करना चाह रहे थे, जो कि एक्चुअल में 23.9 डिग्री सेल्सियस के रेफरेंस के ऊपर बनता है उस वैल्यू के एतबार से जो वोल्टेज की में शुरू में दी गई थी। इस सेशन के हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल जवाब हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन सेशन में पूछ सकते हैं या उसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।